नेपाल का संकट दक्षिण एशिया और दुनिया के लिए क्यों मायने रखता है? विशेषज्ञों का कहना है कि चीन, भारत और पाकिस्तान नेपाल में घटनाओं को बारीकी से देख रहे होंगे। ये नेपाल के भूगोल के कारण है और इसका इतिहास क्षेत्रीय शक्तियों को संतुलित करता है। इस्लामाबाद, पाकिस्तान। रविवार को नेपाल के तत्कालीन प्राइम मंत्री केपी शर्मा ओली ने युवा प्रदर्शनकारियों का मजाक उड़ाया, जो अगले दिन राजधानी काठमांडू में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की योजना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि खुद को GNZ कहकर प्रदर्शनकारियों को विश्वास था कि वे जो चाहे मांग सकते हैं। उन्होंने कहा, 48 घंटे से भी कम समय के बाद ओली एक पूर्व PM था और जनरल Z विरोध आंदोलन जो उसने खारिज कर दिया था, वह चर्चा कर रहा था कि नेपाल का नेतृत्व कौन करना चाहिए। सोमवार को प्रदर्शनकारियों पर पुलिस गोलीबारी के बाद कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। आगे बढ़ने वाले जुनून। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन और कई प्रमुख राजनेताओं के घरों में आग लगा दी, क्योंकि ओली के कैबिनेट के सदस्यों ने खुद PM पर चढ़कर दबाव डाला और अंततः उनके इस्तीफे के लिए अग्रणी। सोमवार और मंगलवार को झड़पों से संयुक्त मौत का टोल अब 31 तक पहुंच गया है। नाटकीय घटनाओं ने हिमालय के राष्ट्र को राजनीतिक परिवर्तन के नवीनतम कॉलेड्रॉन में बदल दिया है। 2022 में श्रीलंका और बांग्लादेश में इसी तरह के युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों के बाद 2024 में बांग्लादेश उन दक्षिण एशियन नाशनों में सरकारों की उथल-पुथल भी हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल के राजनीतिक मंथन का न केवल 30 मिलियन लोगों के राष्ट्र के लिए परिणाम है, बल्कि व्यापक क्षेत्र और दुनिया के लिए देश के अपने राजनीतिक इतिहास और भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच संबंधों को संतुलित करने की विरासत में निहित है। यहाँ क्या हुआ और ये दुनिया के लिए क्यों मायने रखता है? नेपाल में क्या हो रहा है? 8 सितंबर को हजारों युवा भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का विरोध करने के लिए निकले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर एक सरकारी प्रतिबंध ने केवल उनके गुस्से को बढ़ाया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स के माध्यम से तोड़ दिया और संसद परिसर में प्रवेश किया। सुरक्षा बलों ने उन पर जीवित गोलियां, आंसू गैस के गोले और पानी की तोपों को निकाल दिया। देश भर में युवाओं को नाराज करते हुए कम से कम 19 लोग मारे गए। नए विरोध कहीं अधिक हिंसक मंगलवार को भड़क उठे। राजनेताओं के घरों और राजनीतिक दलों के कार्यालयों को तोड़ दिया गया और आग लगा दी गई। नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस में कांतिपुर प्रकाशनों को रखने वाली इमारत को भी टॉर्चर किया गया था। दोपहर के समय ओली ने अपने इस्तीफे की घोषणा की थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने, जिन्होंने अपने आंदोलन को GNZ आंदोलन के रूप में वर्णित किया है, अब संसद, नए चुनावों, एक अंतरिम सरकार के विघटन की मांग कर रहे हैं और उन लोगों के अभियोजन की मदद कर रहे हैं जिन्होंने सितंबर 8 को आदेश दिया। सेना ने सड़कों पर कब्जा कर लिया है और काठमांडू में एक कर्फ्यू जगह है। लेकिन यह नेपाल की मास स्टूडेंट अशांति के साथ पहली मुठभेड़ नहीं थी। देश का आधुनिक राजनीतिक इतिहास छात्र आंदोलनों, महल के हस्तक्षेप और हिंसा के चक्रों से भरा हुआ है, जिसमें एक दशक लंबे गृहयुद्ध शामिल हैं। राणा शासन से लेकर पंचायत युग तक कई शिक्षित नेपालियों ने ब्रिटिशों के खिलाफ अविभाजित भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया था और 1947 में औपनिवेशिक शासन से उपमहाद्वीप की स्वतंत्रता से प्रेरित होकर नेपाल के राणा राजशाही द्वारा प्रत्यक्ष शासन के अंत के लिए एक बड़े आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। 1951 में RANAS का विरोध, जिसमें अभिजात वर्ग के शिक्षित वर्गों से शामिल है, देश की पहली आधुनिक क्रांति में क्या था? RANAS को एक त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से अप्रत्यक्ष शासन को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। नेपाल के राजा त्रिभुवन, जो विरोध प्रदर्शनों में भारत भाग गए थे, लौट आए। राणा कबीले और नेपाली कांग्रेस नेका के सदस्यों के साथ एक सरकार का गठन किया गया था, उस समय मुख्य राजनीतिक दल। फिर 1959 में देश ने अपना पहला आम चुनाव किया, जिसमें नेका के विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन ठीक एक साल बाद राजा महेंद्र बीर विक्रम ने अपने लोकप्रिय भूमि सुधारों के बाद देश के सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के वर्गों को नाराज कर दिया। इसके बजाय राजा ने कहा कि पंचायत प्रणाली के रूप में जाना जाता है, एक पार्टी कमादेश जिसने नेपाल को लगभग 3 दशकों तक संचालित किया, सम्राट के साथ अपने पतवार पर राजनीतिक गतिविधि पर अंकुश लगाने के साथ छात्र विरोध प्रदर्शन असंतोष के लिए कुछ आउटलेट्स में से एक बन गया। 1970 और 1980 के दशक के माध्यम से राजनीतिक और शैक्षिकी सुधारों पर परिसर की आंदोलन हुए। वर्षों से निरंतर राजनीतिक विरोध ने अंततः 1990 में पंचायत प्रणाली को नीचे लाया और संसदीय राजनीति का दरवाजा फिर से खोल दिया। सशस्त्र विद्रोह और एक गणतंत्र का उद्भव। 1996 और 2006 के बीच
नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने लोकतांत्रिक शासन के लिए राजशाही को टक्कर देने के उद्देश्य से विद्रोही के नेतृत्व वाले युद्ध को छेड़ा। संघर्ष में 10,000 से अधिक लोग मारे गए। 2006 में राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और छात्रों को शामिल करने वाले विरोध ने सम्राट राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता को कम करने के लिए मजबूर किया। आंदोलन ने राजशाही के उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त किया और 2008 में नेपाल की घोषणा एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। तब से 3 मुख्य दलों के 8 लोग नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी CPN-UML, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र CPN-MC और नेपाली कांग्रेस NC ने देश को 14 बार उनके बीच का नेतृत्व किया है। 9 सितंबर को इस्तीफा देने वाले ओली अपने चौथे कार्यकाल की सेवा कर रहे थे। पर्यवेक्षकों का कहना है कि हालांकि ओलाई सरकार का हालिया सोशल मीडिया प्रतिबंध प्रदर्शनकारियों के लिए एक बिजली की छड़ था, लेकिन जनरल Z आंदोलन को अंतर्निहित शिकायतों पर बनाया गया है जो वर्षों से उबले हुए हैं। काठमांडू में स्थित एक खोजी पत्रकार रजनीश भंडारी का कहना है कि प्रदर्शनों ने उनके भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के कृत्यों और उनके बुरे शासन के लिए शासकों के खिलाफ निराशा को प्रतिबिंबित किया। ये दर्शाता है कि नेपाली युवाओं ने उन शासकों के खिलाफ नाराजगी जताई जिन्होंने अपनी मांगों पर ध्यान नहीं दिया या उनके साथ संवाद किया और एक अभिमानी तरीके से काम करना जारी रखा, उन्होंने अल जजीरा को बताया। काठमांडू में एक नागरिक और डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता आशीर्वाद त्रिपाठी ने भी इस बात पर जोर दिया कि विरोध प्रदर्शन रातों रात विस्फोट नहीं थे। कई राजनीतिक दलों के नेताओं के अधिकार और भ्रष्टाचार के दुरुपयोग ने इस स्थिति को जन्म दिया है। त्रिपाठी ने अल जजीरा को बताया, 3 मुख्य राजनीतिक दलों की पुरानी पीढ़ी के खिलाफ लंबे समय से असंतोष रहा है, जिन्होंने केवल प्रधानमंत्री की सीट के साथ संगीत कुर्सियां खेली थीं। भूगोल, पड़ोसी और शक्ति राजनीति। लेकिन नेपाल में जो कुछ भी होता है वह लैंडलॉक देश की सीमाओं से परे है, जो हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर बैठता है और माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 का घर है। लगभग 885 किलोमीटर 550 मील पूर्व से पश्चिम और लगभग 193 किलोमीटर 120 मील उत्तर की ओर दक्षिण से दक्षिण में ये 2 क्षेत्रीय दिग्गजों चीन से उत्तर और भारत से दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में स्थित है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से भारत के करीब है, नेपाल के विदेशी संरेखण घरेलू राजनीति के साथ स्थानांतरित हो गए हैं। ओली को व्यापक रूप से बीजिंग की ओर झुकाव के रूप में देखा गया था और उनके निष्कासन ने काठमांडू में प्रभाव के पुनरावर्तन के बारे में अटकलों को प्रेरित किया है। एक सामाजिक वैज्ञानिक जो सामाजिक आंदोलनों और राजनीति पर बड़े पैमाने पर लिखे गए हैं, लोकरन पाराजौली ने सुझाव दिया कि अगले शासक को स्वतंत्र आंकड़ा होने की संभावना है जो किसी भी पार्टी के साथ संरेखित नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है कि कौन सा नया व्यक्ति होगा, लेकिन ये कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर सेना भरोसा कर सकती है या दूसरों पर भरोसा कर सकती है। यह मानता है कि काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, एक 35 वर्षीय रैपर संगीतकार जो 2022 से शहर का नेतृत्व कर रहा है, वह अन्य विकल्प हो सकता है। एक सरकार जो उनके हितों का सम्मान करती है। त्रिपाठी ने नेपाल के ऐतिहासिक संतुलन अधिनियम पर जोर दिया, न तो पड़ोसी नेपाल में अन्य व्यायाम को बहुत अधिक प्रभाव देखना चाहता है। नेपाल ने हमेशा अपने पड़ोसियों चीन और भारत दोनों के साथ दोस्ताना संबंध रखते हैं। सांस्कृतिक रूप से हम दक्षिणी भाग में भारत के करीब हैं, जबकि उत्तरी भाग में चीन के साथ सांस्कृतिक समानताएं हैं। लेकिन हमारा आदर्श वाक्य हमेशा दोनों देशों के बीच एक संतुलित संबंध बनाए रखने के लिए रहा है और हम एक ही धारणा को जारी रखेंगे, उन्होंने कहा। क्षेत्रीय कैलकुलस रिस्क मैनेजमेंट कंपनी यूके स्थित हीलिक्स के एक दक्षिण एशिया के विशेषज्ञ अली हसन ने तर्क दिया कि ओली का पतन काठमांडू में बीजिंग के लिए एक झटका और नई दिल्ली के लिए संभावित उद्घाटन के रूप में काम कर सकता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वर्गों को भी नेपाल में मुनिर्ण्यवादी आंदोलन के साथ गठबंधन किया गया है, जो ये तर्क देता है कि हिमालय राष्ट्र को सत्ता में लाने की जरूरत है। पूर्व सम्राट ज्ञानेंद्र को इस साल की शुरुआत में काठमांडू में एक विशाल सार्वजनिक रिसेप्शन मिला, जिसमें नेपाली सोसाइटी के वर्गों के बीच पूर्व शासकों के लिए निरंतर समर्थन की ओर इशारा किया गया था। यदि नेपाल में मौजूदा राजनीतिक संकट से मुहावरा आंदोलन का लाभ होता है तो इससे भाजपा को फायदा हो सकता है, हसन ने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि ओली को हटाने वाले जनरल Z प्रदर्शनकारियों को ज्ञानेंद्र की वापसी के पक्ष में नहीं दिखाई देता है। विश्लेषकों का कहना है कि इस बीच पाकिस्तान भी नेपाल में विकास देख रहा होगा। भारत और चीन की तुलना में पाकिस्तान के साथ नेपाल के संबंध ऐतिहासिक रूप से सौहार्दपूर्ण हैं, लेकिन रणनीतिक महत्व में सीमित हैं। फिर भी
नेपाल के शासकों ने भारत को अपने स्वयं के क्षेत्रीय विकल्पों की याद दिलाने के लिए पाकिस्तान के साथ कई बार संबंधों का उपयोग किया है। 1960 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के तहत भारत सरकार ने राजा महेंद्र की कोयला सरकार की बर्खास्तगी की आलोचना की। एक साल बाद नेपाली सम्राट ने पाकिस्तान का दौरा किया और फिर 1963 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान की मेजबानी की। हाल ही में मई में भारत पाकिस्तान तनाव की ऊंचाई पर बंदूकधारियों ने भारतीय प्रशासित कश्मीर में 26 नागरिकों को मारने के बाद नेपाल ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की, जिससे नई दिल्ली में उभरी हुई भूमि को जन्म दिया गया, जिसने लंबे समय से ओली को बोईजिंग के करीब देखा है। पाकिस्तान के करीब पाकिस्तान के साथ हाल के वर्षों में राजनीतिक अराजकता के अपने हिस्से को देखा है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री इमरान खान को 2022 में अविश्वास के संसदीय वोट के माध्यम से हटाने के बाद। विश्लेषकों का कहना है कि नेपाल के संकट ने पाकिस्तान के सत्तारूढ़ कुलीन लोगों के बीच चिंता जताई हो सकती है, जो कि बैन के साथ साथ क्या है, ये भी सोच रहा होगा। नेपाली प्रदर्शनकारियों ने अपने नेताओं के बारे में कहा कि सरकार सभी के प्रति उदासीन है, लेकिन खुद और अत्यधिक सत्तावादी है, लंदन स्थित हसन ने कहा। लेकिन काठमांडू स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता जिन्होंने गुमनामी का अनुरोध किया, ने कहा कि नेपाल के दृष्टिकोण से पाकिस्तान संभवतः अगले नेता के लिए प्राथमिकता नहीं होगा। जो भी हो, नेपाल के पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध हैं, लेकिन भारत या चीन के विपरीत पाकिस्तान के संबंधों को नेपाली घरेलू राजनीति में एक कारक के रूप में नहीं देखा जाता है और न ही नेपाली सरकारों की पाकिस्तान के प्रति विशिष्ट नीतियां हैं, उन्होंने कहा।